की कहाँ स्थित है, किन पहाड़ियों के बीच में है, कश्मीर के बारे में इसके लिए क्या बोला जाता है और जम्मू कश्मीर के बारे में इसके लिए क्या बोला, श्रीनगर में इसको क्या कहा जाता है और इस झील की विशेषता क्या है। ये झील जब अगर तैयारी में ये पता चल गया कि डल झील कश्मीर में है और 2 बार 3 बार वो क्वेश्चन करने के बाद अगर श्रीनगर पता है, कश्मीर पता है, तो थोड़ा सा और आगे चले जाओ कि इस झील की लोकेशन कैसी है। इस झील को क्या कह रहे हो आशीष? वो भी देख लो, ज्योग्राफी ऑप्शनल है। ज्योग्राफी अगर प्रीलिम्स में ऑप्शनल होता तो ये सब भी देखना पड़ता आपको। क्या है डल झील में? डल झील के बीच में एक टापू है, उस टापू में झूलता हुआ बागीचा है। इस बागीचे को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, डल झील को। ये आर्द्र भूमि है, इसलिए डल झील जो है उसकी खूबसूरती इस टापू की वजह से है। ये झूलता हुआ जो इसके बीच में बागीचा है इसकी वजह से है। और ये झील कश्मीर की शंकराचार्य पहाड़ी, कश्मीर की शंकराचार्य पहाड़ी की तलहट्टी में जबरलंग पहाड़ी पर झील स्थित है ये। हाँ जी, इस झील को श्रीनगर का नगीना और जम्मू कश्मीर में मुकुट में लगा हुआ हीरा बोलते हैं। यूनेस्को की लिस्ट में इसको ऐड किया गया। काजीरंगा क्या है? क्या है यहाँ पे? कहाँ है ये? आसाम में? राइनो या बस? और क्या है इसके बारे में? ब्रह्मपुत्र के जलोढ़ मैदान में। और क्या है इसके बारे में? कब बनाई ये अभयारण्य? कब बना इसको? नेशनल पार्क कब बनाया? 1974 में इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया। 1905 में हमने इसको अभयारण्य बनाया था। 1985 में इसे यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। तो हाल ही में ये क्यों खबरों में आया? ये खबरों में इसलिए आया है कि इंटरनेशनल बर्ड लाइफ ने इससे पक्षी अभयारण्य की सूची में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया है पक्षियों के लिए। अभी तक तो आप राइनो पढ़ते आ रहे थे। शेर क्या था यहाँ पे? राइनो है, काले सिंग वाले हिरण है, और क्या है यहाँ पे? टाइगर रिजर्व भी है। 2007 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया था और इंटरनेशनल बर्ड लाइफ ने इसको बर्ड BIRD पक्षी ने इसको पक्षी अभयारण्य भी घोषित किया है। भारत का पहला फर्स्ट अभयारण्य कौन सा है? उसका नाम क्या था? हेलिम। कब बनाया था वो? 1936 में इसको हमने राष्ट्रीय उद्यान बनाया था और ये यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल हुआ था? 1936 में ही। हैली नेशनल पार्क के नाम से ही ये यूनेस्को की लिस्ट में आया था और बाद में इसका नाम हमने जिम कॉर्बेट किया। कब किया है जिम कॉर्बेट नाम? 56 में। ठीक है। क्यों ये खबरों में आए हैं? डल झील तो यूनेस्को की लिस्ट में आर्द्र भूमि की वजह से, क्योंकि
लद्दाख की भी 2 झीलें अभी हमने यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुई हैं। कौन सी झील है वो? तसोले। क्या है इस झील की खूबी? क्यों इसको हमने, ये लद्दाख में है, क्यों हमने इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुई है? इसलिए शामिल हुई क्योंकि इस झील के ऊपर नमक की परत जम जाती है, जबकि लद्दाख तो पहाड़ी के क्षेत्र पे, ये ग्लेशियर पर, ये सबसे ऊंचाई पर नमक की झील है, इसके ऊपर नमक की परत बन जाती है। रेगिस्तानी शुष्क झील कहा जाता है जिसको, ये वो है। अभी इसे भी यूनेस्को की, ये सबकी लिस्ट में दूंगी अलग से, जो भी यूनेस्को की लिस्ट में 2017 से आए हैं उन सब का लिस्ट अलग से देंगे। देहिंग पटकोई क्या है ये? देहिंग पटकोई अरुणाचल प्रदेश का अभ्यारण्य है। इसको हमने 2004 में अभ्यारण्य बनाया था, सेंचुरी बनाया था, और 15 जुलाई 2020 को इसको हमने नेशनल पार्क बनाया है। हमने कल भी बात की थी कि राष्ट्रीय चिड़ियाघर कितने हैं, और इसीलिए ये बातों में आ रहे हैं क्योंकि उनका हमने पुनर्गठन किया है और इससे संबंधित न्यूज़ आ रही हैं, इनको काम करना है आपको। नए चिड़ियाघर कौन से बने हैं? 2 कहाँ? कौन सा? अभी हमने सेंट्रल जू अथॉरिटी का जो पुनर्गठन किया, उसी पुनर्गठन के कारण ये न्यूज़ में है। नेशनल जू अथॉरिटी में का काम क्या है? जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितनी भी सेंचुरीज हैं, उनके बारे में उनकी स्थिति का अवलोकन करना। क्यों करना? क्योंकि यूनेस्को से बार बार हमारे पास IUCN की लिस्ट आ रही है कि भारत अपने रेड लिस्ट पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये काम हो रहा है। मैंने पूछा है ना अभी कौन सा चिड़ियाघर बना है? देहिंग पटकोई है अरुणाचल प्रदेश में। जल्द ही ये यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा क्योंकि ये पटकोई पहाड़ी पर है। दूसरा, इसके बीच में से देहिंग नदी बहती है, इसलिए इसका नाम देहिंग अभ्यारण्य है। ठीक है, आगे आती है न्यूज। स्वर्णासव क्या होगा? स्वर्णासव, हाँ, इकोनॉमी बिल्कुल नहीं पढ़ा, इसका मतलब कुछ भी नहीं देखा इकोनॉमी में। टर्म्स में भी क्या देखा? कोई काम ही नहीं करया। एग्रीकल्चर पे काम किया तो बस पेटेंट के लिए चला गया चावल। भारत के राष्ट्रीय कृषि संस्थान ने और अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान फिलीपींस का अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो भारत के राष्ट्रीय कृषि केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय चावल कृषि अनुसंधान मनीला ने स्वर्णासव चावल वन को अनुमति दे दी है और भारत ने 2009 से इस चावल की किस्म से खेती करनी शुरू कर दी। कहाँ पे? असम में। ये चावल भारत ने बनाया है। पेटेंट मिलेगा नहीं मिलेगा इसे? तो चावल की जितनी किस्मों पे हमें, बासमती किसका है? हमारा। अमेरिका कहता है हमारा है। 2004 में तो फाइनल हुआ है कि ये हमारा है। तो लिस्ट देखो, पीपल के पेड़ की है, हल्दी की है, चावल की है। भारत ने इस चावल को बनाया है। आसाम में हम 2009 से खेती कर रहे हैं और
15 जुलाई को तो इसको अनुमति मिली है इंटरनेशनल चावल संस्थान से कि हाँ ये कोई भी कंट्री इसको उगाए। इसकी विशेषता क्या है? क्योंकि बार बार असम में, बिहार, बंगाल में बाढ़ आती है, हमारी खेती को नुकसान होता है। ये चावल की खेती ऐसी है कि जिस पर बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाल ही में हरियाणा ने कैसा चावल उगा दिया? बिना रोपण किए हमने डायरेक्ट चावल उगा लिया है। पंजाब ने पहली बार, क्योंकि कोविड के दौरान मजदूरों की कमी थी, और पंजाब ने पहली बार डायरेक्ट पद्धति से चावल को उगाया। ठीक है, तो ये स्वर्णाश्रम प्रथम। पेटेंट कैसे मिलता है? पेटेंट कब से शुरू हुआ? कौन सी संस्था है जो देती है? इसके ऊपर एक बार डिटेल देख लेना, क्योंकि अब ये चावल हम अपने देश के नाम से पेटेंट के लिए दे देंगे। नेक्स्ट, विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व नाम लग गया, युवा कौशल दिवस है। भारत के इंपॉर्टेंट बात यहां ये है कि जो हमारी कौशल योजना थी उसका पार्ट है, और ये इंटरनेशनल योजना बन गई है। हमने 2009 में इसको शुरू कर दिया, और ये 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इससे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया, जबकि ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की योजना थी। आत्मनिर्भर भारत में भी युवा कुशल योजना थी। इसकी कब किया? ये मैंने बार बार कहा है, डेट आपसे 12 जुलाई 1 से रेयर केस होगा, लेकिन जुलाई 2020 ध्यान रख लेना। 12 जुलाई 2020 को यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की योजना को रखा गया है। नेक्स्ट, नियोवाइस पढ़ा है? नियोवाइस पढ़ा? कब से तैयारी कब से कर रहे हो सब लोग? 2 महीना, 2 महीना सब। धूमकेतु अभी
तो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। इम्प्लीमेंट के बाद क्या होगी, बातचीत। बातचीत के बाद आप करोगे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड असाइन। असाइन के बाद क्या करोगे, रेटिंग दोगे नहीं दोगे? असाइनमेंट में क्या मिलती है, रेटिंग। ठीक है, तो क्या करोगे, रेटिंग। और रेटिंग के बाद क्या आएगा, वहाँ पे योजना का पूरा घटक तैयार हो जाएगा। आप उसके लिए क्या करोगे फिर, अभ्यास। तो ये एनसीईआरटी ने कहा है कि कोई भी स्कूल अपने स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से कुछ भी करे, लेकिन किसी भी बच्चे पर प्रेशर ना करे, वो अपनी पूरी प्लानिंग करे। अब इस प्लानिंग के लिए वो क्या करेगा, इस प्लानिंग के लिए इन्होंने क्या कहा है कि 1 से लेकर के 0 यानी नर्सरी, यानी कि पूर्व प्राथमिक, प्री स्कूल के बच्चे, उनके लिए क्या है योजना कि उनको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ाना। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों के स्कूल का बैग का बोझ कितने % कम करने की योजना दी है, 10%, कि उनके वजन के हिसाब से बच्चों के स्कूल का बोझ 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नर्सरी वाले बच्चे 30 मिनट, 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चे 45 मिनट की सिर्फ 2 ही कक्षाएं करेंगे, और इन 45 मिनट में भी 2 मिनट का गैप देना है। 2 से ज़्यादा कक्षाएं नहीं होंगी, एक कक्षा में भी 2 मिनट से 5 मिनट का गैप देना। और 9वीं से 12वीं के लिए 35 मिनट की 4 कक्षाएं एक दिन में हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन व्यवस्था पूर्ण रूप से ना होने के कारण प्रज्ञाता ने स्वयं प्रज्ञा करके एक 24 आवर इंटू 7 चैनल बनाया है DD1 पर, जिसमें जो दूर दराज के गांवों के बच्चे हैं वो अपना सिलेबस, अपनी कक्षाएं उस चैनल पर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद क्या है, पहले तो हमने इसको बनाया ट्रांसजेंडर एक्ट 2019। ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग तो ये बना है, और उस एक्ट का नाम क्या है, ट्रांसजेंडर अधिनियम अधिकारों का संरक्षण। अभी आ रहे हैं ना बात, इनको पहचान पत्र तक का अधिकार नहीं था, क्योंकि पहचान पत्र में लिंग लिखा जाता है और इसके लिए पेंडिंग रह जाता था, तो बेचारों का पहचान पत्र नहीं था। पहचान पत्र नहीं है तो आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है तो आयुष्मान योजना नहीं है, आयुष्मान योजना भी नहीं है, और उनको सामाजिक वितरण प्रणाली का भी लाभ नहीं है। तो मल्टीपल इशू, जॉब नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलती है तो फिर कैसे इनका विकास होगा समाज में, ये इनको अपलिफ्टमेंट, ये सोशल इशू का भी क्वेश्चन है, क्योंकि कितने सालों बाद ये योजना इंप्लीमेंट हुई है, जबकि 2004 में आ जानी चाहिए थी।
इतना टाइम कैसे लग गया? सोशल इशू भी है, ऐसे बन सकता है। तो 2009-19 के एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्ट का नाम पता होना चाहिए, सामाजिक, ये एक परिषद बनी 2019 के अकॉर्डिंग, लेकिन इस परिषद का मेंबर कौन कौन है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये बहुत बारीकी से देखना है। सामाजिक न्याय मंत्री, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री, ये तो होगा अध्यक्ष, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ये होंगे उपाध्यक्ष या सह अध्यक्ष, सह अध्यक्ष होंगे। सामाजिक न्याय सचिव, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग के सदस्य भी होंगे, जिसको वो आयोग नियुक्त करना चाहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भी सदस्य होगा, जिसको आयोग नियुक्त करना चाहे। हर राज्य, जो भी राज्य है, राज्य मंत्री होंगे, हर राज्य से एक सदस्य, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कहाँ से होगा? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से ही होगा। और 5 सदस्य ट्रांसजेंडर से होंगे, कोई भी 5 व्यक्ति। पांच सदस्य किसी भी एनजीओ से होंगे जिसकी नियुक्ति होगी। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर अधिनियम अधिकारों के संरक्षण एक्ट 2019 के अनुसार 19 जुलाई 2020 को गठित की गई और इसके सदस्य होंगे सामाजिक न्याय मंत्री, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय सचिव, नीति आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकारों के सदस्य, 5 जेंडर व्यक्ति और 5 ही एनजीओ से सदस्य। इसके बारे में आपको, अध्यक्ष कौन होगा इसका? सामाजिक न्याय मंत्री, और राज्य सामाजिक न्याय राज्य मंत्री इसके सह अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग से बाकी सभी सदस्य होंगे, ये ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, इस कमेटी का काम क्या होगा? इस आयोग का काम क्या होगा? क्या काम करना है इसने? कैसा अधिकार? इसने काम ये करना है कि जहां, अब मैं आ रही हूं उस पे, क्या क्या कह रहे हो आशीष? इस एक्ट का काम क्या है? इस एक्ट का काम है ट्रांसजेंडर के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए उसको पहचान पत्र प्रदान करना, आइडेंटिटी कार्ड। पहचान पत्र कैसा? बिना पहचान पत्र के तो कोई भी, अभी हमने बात किया 2004 में ही पहचान पत्र के लिए कमेटी नियुक्त कर दी गई थी, लेकिन लिंग निर्धारण की वजह से उसके ऊपर काम नहीं हो पाया। ये जब पहचान पत्र बनेंगे तो इस पहचान पत्र के लिए इन्हें अपना कोई भी आई कार्ड देने की जरूरत नहीं है। इनके पहचान पत्र ये जाएंगे डिपार्टमेंट में, इनका पहचान पत्र बन जाएगा। तो ये पहचान पत्र के लिए है। इस पहचान पत्र में क्या होगा, क्या है इस एक्ट में? पहली बात तो पहचान पत्र देना है। दूसरी, इस एक्ट में क्या है? उस एक्ट में बात है इनके अधिकारों के संरक्षण की। कौन सा अधिकार?
कि इस अधिनियम में निर्धारित किया जाएगा, भी निर्धारित हुआ नहीं है, ये हो जाएगा कि इनका लिंग कैसे डिसाइड होगा, स्त्री लिखें कि पुरुष लिखें, या मेल ट्रांस लिखें या फीमेल ट्रांस लिखें। ट्रांसजेंडर रहेगा, लेकिन उसमें भी डिसाइड हो रहा है, क्योंकि जैसे डिसेबिलिटी होती है तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें इनके पहले तो इनके दिशा निर्देश होंगे। दूसरा, कोई भी व्यक्ति इनसे सत्यापन होता है, यानी संस्थान, किसी भी संस्थान में इनकी जॉब, प्रमोशन, इनके किस भाषा, मतलब कि किसी भी तरीके से इनको टॉर्चर नहीं किया जा सकता। अब तो ये कानून बन गया। ये कानून आखिर बना क्यों? कौन सा ऐसा केस आया था जिससे ये कानून बना? हाँ, लक्ष्मी केस। उसमें ये कानून बना क्योंकि इनकी एफआईआर ही नहीं लिखी जाती थी। तो इसलिए अब ये कानून बन गया है कि एफआईआर भी कोई लिखेगा, इनकी शिकायत करने पर तुरंत उस चीज के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और जो ट्रांसजेंडर आयोग है उसका काम यही है कि जो भी पॉलिसी आई हैं उसके ऊपर काम कितना हो रहा है, अधिकारी ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको आने वाली जो भी इसमें कमियां हैं उनको आयोग को बताना है और इसके ऊपर काम करना। बन गई। पहली जज कौन बनी? और कौन बना? पुलिस में भी गए। तात्या टोपे कौन थे? नोट्स में मिल ही जाएगा, नोट्स ले लेना सब। कौन है तात्या टोपे? रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहिब के क्या थे? मित्र, अतरंग, मित्र, साथी। नाना साहिब के लिए इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की थी। नाना साहिब कौन थे? दत्तक पुत्र थे पेशवा के। नाना साहिब को विलय नीति से अलग कर लिया था, तो देख लेना, सहायक नीति, विलय नीति, ढलोजी की भी, वेल्जली की भी, सारी। क्या है? तात्या टोपे महाराष्ट्र के हैं। बंबई उच्च न्यायालय में किसी ने याचिका डाली थी कि इनका स्मारक बनाया नासिक में, योओला गांव में, नासिक में योओला गांव में, हाँ, इनका स्मारक बनाया। अब किसी ने याचिका डाली, 50% काम हो भी चुका है, ये बन गया तैयार। 25 करोड़ रुपए, 24-25 करोड़ खर्च भी हो गए। किसी ने याचिका डाली बंबई उच्च न्यायालय को कि इसको यहां से शिफ्ट कर दो। नासिक के आणंद गांव में इसे शिफ्ट कर दो। इस पर केंद्र सरकार ने राशि लगाई है, 75 और 25 का अनुपात है। 25 करोड़ रुपए लगने हैं राज्य सरकार का, 75 करोड़ रुपया लगना है केंद्र सरकार का। यहाँ पे मुद्दा ये है, मुद्दा कुछ नहीं है, पहली बार कोई स्मारक है जिसके ऊपर 75-25 की रकम लग रही है। अभी तक जितने स्मारक बने हैं राज्य सरकार ने बनाए, पहली तो बात ये। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी है। सबसे बड़ी बात ये है कि केंद्र सरकार ने इसके ऊपर काम किया है। बम्बई हाई कोर्ट ने क्या कहा, कौन क्या कह रहा है, ये तो एक है करंट की न्यूज़, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका को क्या कर दिया, रद्द कर दिया कि भाई नहीं हो सकता, ठीक है।
बात यहाँ पे ये है कि इनकी हिस्ट्री देख लो, पेशवा से क्वेश्चन आएगा। कितनी तारीख को फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1859 को जनरल नीड ने के कैंप में इनको फांसी दी गई थी। कहाँ से पकड़ के लाए थे? नेपाल से। तो तात्या टोपे मराठाओं से बिलोंग करते हैं। मराठाओं से हरियाणा में तो क्वेश्चन नहीं आया है, बहुत साल हो गए। अर्जुन संधि, देवगांव संधि, एटलीस्ट संधियां ही पढ़ ले, जिनको टफ लग रहा है संधियां भी देख लेना और इनको देख लेना। इन्होंने किसका साथ दिया था? कहाँ? ग्वालियर में। रानी वो झांसी की थी, लेकिन ग्वालियर में तात्या टोपे ने उनका साथ दिया था। ग्वालियर में झांसी रानी का स्टेशन है, तो उस रेलवे स्टेशन को झांसी बोला जाता था, लेकिन अब उस रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया है। ग्वालियर में भी एक चौक है जिसको अहिल्याबाई स्टेशन कहते हैं। अहिल्याबाई कौन थी? वो भी बहुत बड़ी मराठा थी और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी। सोशल वर्क नहीं है, वो सिंधिया फैमिली से बिलोंग करती थी। तो मराठाओं से क्वेश्चन चेक कर लो, ठीक है। 8 अप्रैल 1859 को इनको कर्नल नीड ने फांसी दी थी। आचार्य भानुभक्त कौन है? आचार्य भानुभक्त की जयंती थी 13 जुलाई को। आचार्य भानुभक्त ने, इनकी जयंती है 13 जुलाई को। क्या काम किया इन्होंने? इन्होंने रामायण का नेपाली में अनुवाद किया था। और इनकी कौन सी जयंती थी? 205वीं जयंती थी। नेपाल में भी बनाई जाती है और भारत में भी बनाई जाती है। 13 जुलाई को ही बनाई जाती है। और इनकी जयंती को भानु सप्तमी भी बोला जाता है, ठीक है। तो रामायण का फारसी में किसने अनुवाद किया? रामायण का बंगाली में किसने अनुवाद किया? और रामायण का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? रामायण महाभारत देख लेना, साहित्य में मैं कराऊंगी कल। आरड और कार्मेल क्या है? यूपीएससी के लेवल पर जाओ तो देख लेना कितने एमएम की है राइफल, ठीक है। इजराइल से हमें आरड और कार्मेल राइफल मिली हैं। समझौता तो हो गया था 2010 में ही, लेकिन 2015 में उसने हमें इसकी टेक्निक प्रोवाइड कराई है। और ये बनेगी एमपी में पुंज लॉयड करके हथियार बनाने वाली कंपनी है। और भारत में कौन बनाती है राइफल? पुंज लॉयड। तोप भी कौन बनाती है? पुंज लॉयड। ग्वालियर में देख, पुंज लॉयड आपको तो पता होगा, ग्वालियर में पड़ोस में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, देख क्या ग्वालियर को अभी यूनेस्को की लिस्ट में भी शहर में शामिल किया गया है। क्यों? अभी करंट में आगे आएगा, ये सितंबर की न्यूज़ है लगभग शायद। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमारे ओरछा के राजा और प्राचीन मंदिर हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए हमने इसको लिस्ट में शामिल किया है। वहाँ पे महल अभी एज इट इज है। कल तो हमने मान सिंह के महल की बात की थी, तो वो भी यूनेस्को की लिस्ट में आए हैं। ओरछा ग्वालियर का ही क्षेत्र है। चुशलू क्या है? चुशलू आपको पता पक्का होगा। यहाँ पर चुशलू लेह लद्दाख में है और यहाँ पर ही तो भारतीय सेना और चीनी सेना ने मीटिंग की थी। कौन सी जुलाई? 19 जुलाई 2020 को फाइनल चौथी मीटिंग थी कि क्या करना है आगे, ठीक है। तो चुशलू कौन सी घाटी में है देख लेना। चुशलू को हमने 5 रिंग पॉइंट भी बोला, उन 5 रिंग पॉइंट को भी अच्छे से
देखना है। गलवान घाटी का ये ऊपर नीचे है बिल्कुल साथ साथ में, कहाँ पे हमारे सैनिक गिरे थे, ठीक है। आज ही देखें, चाहबार पोर्ट है। क्या बोला, ईरान ने हमको हटा क्यों दिया इस योजना से? बताओ, इतने दिनों से हम काम कर रहे थे उनके साथ, मतलब कि उन्हें 1 मिनट में हटा दिया। चाहबार योजना ईरान के तट से शुरू होती है और कहाँ जानी थी ये? अफगानिस्तान तक जानी थी। ये 2 काम करती, एक तो करती हमारे व्यापार के लिए काम, स्थलीय मार्ग हमें मिल जाता जो पोर्ट से हमारे व्यापार को इजी करता। दूसरा काम क्या था कि परिवहन भी हो जाता। स्थलीय मार्ग ईरान तक जाने के लिए हमारे पास नहीं था, तो पारगम्य गलियारा भी बनता। क्यों? क्योंकि ट्रेन भी बन रही थी। चाहबार योजना में ट्रेन भी बन रही है। ट्रेन में किसने हेल्प करनी थी? भारत ने करनी थी। भारत को ने उसको अब ट्रेन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे प्रोवाइड कराने थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाने के कारण भारत उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रोवाइड करा नहीं पा रहा था। तो उसने कहा आप हट जाओ, अब चाइना आ रहा है। तो चाइना अब उस जो काम भारत ने करना था अब वो काम चाइना करना है। तो ये मेंस का क्वेश्चन है कि चाहबार योजना भारत के ऊपर क्या प्रभाव डालती है, क्योंकि अब ईरान ने भारत को इससे हटा दिया है। ये त्रिपक्षीय गलियारा था, ईरान, अफगानिस्तान और भारत। तो भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ा चेंज है। अब ईरान इसके थ्रू बहुत व्यापार करेगा, लेकिन उससे भारत को ये खतरा है। क्या खतरा है भारत को? कि बंदरगाह के थ्रू ये हिंद महासागर के क्वाड क्षेत्र में एंट्री करेगा। और क्वाड के लिए तो अभी न्यूज़ में चल ही रहा है, क्वाड बनी इसलिए रहा है ताकि चीन की नीति हिंद महासागर में ना आ सके, वो इस वजह से है। क्वाड तो आप अभी सुन रहे हो, लेकिन ये तो 12 जुलाई की बात है जब चीन ने कहा कि हटो यहाँ से, तभी तो क्वाड बनाया भारत ने। कौन है क्वाड के सदस्य? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और भारत। वो इसलिए बन रहा है हिंद महासागर का क्षेत्र। इसलिए हमने मालाबार अभ्यास जो किया वो किसके साथ होता था? सिर्फ अमेरिका और भारत के साथ, लेकिन इस बार हमने ऑस्ट्रेलिया को भी अपना सदस्य बनाने के लिए कहा है। अब ये 4 देशों के बीच होगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अभी होगा, शामिल होंगे ये देश। आप्टा, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांसिट ट्रेड एग्रीमेंट। अफगानिस्तान, आप्टा क्या है कि अफगानिस्तान को परमिशन मिल गई है पाकिस्तान से कि तू भारत से बाघा बॉर्डर से व्यापार कर लो। चल तो बहुत सालों से ही रहा है, 2007 से मुद्दा चल रहा है कि भाई परमिशन दे दो अफगानिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान दे नहीं रहा था। उसके पीछे उसकी पॉलिटिकल पार्टी, उसके रीजनल कस्टम्स कुछ कुछ आ जाते हैं। लेकिन 15 जुलाई 2020 को अफगानिस्तान ने बाघा बॉर्डर के थ्रू भारत से व्यापार शुरू कर दिया है। और ये द्विपक्षीय व्यापार होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। किसके लिए द्विपक्षीय व्यापार होगा? ये अफगानिस्तान के लिए। थंगम्स, क्या है थंगम्स? तंगम, हाँ, ये विलुप्त भाषा है और भारत की ही भाषा है। भारत में केवल 253 लोग ही हैं जो इसको बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में केनोंग गांव में 253 लोग ही हैं जो इस भाषा को बोलते हैं। तनंग इन भाषा का नाम है और तंगम ही ये जनजाति है।
अब ये कौन सी भाषा परिवार से संबंधित है? ये मंगोलीय भाषा परिवार से संबंधित है, तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित लोग हैं, लेकिन भारत में ही रहते हैं और विश्व में यही भाषा भारत में बोली जाती है। इसको बोलने वाले सिर्फ 253 लोग हैं। यूनेस्को ने 2009 में ही इसे लुप्त भाषा घोषित कर दिया था। अरुणाचल प्रदेश में ये जनजाति रहती है। रीजन क्या है? इसी जनजाति की भाषा के ऊपर किताब लिखी गई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू ने एक किताब का विमोचन किया, जिसमें इस लुप्तप्राय भाषा के बारे में लिखा है। किसी भी लुप्त जो भारत में भाषाएं खत्म हो गई हैं उसके ऊपर लिखना और उसे प्रकाशित करने का अधिकार यूजीसी डिसाइड करती है किसको देते हैं। लेकिन अभी तक पब्लिशर्स है हिमालय पब्लिशर्स और राजीव गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी लुप्त भाषाओं के ऊपर काम करती है। तो वो बुक किसने पब्लिश की है? राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने और हिमालय पब्लिशर्स ने उसके ऊपर काम किया है। थंगम को याद रखना है। द लिंग्विस्टिक क्रिटिकल ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और क्या रह गया? HLPF क्या है? HLPF यहाँ पे है। HLPF क्या है? उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है? ये हाई लेवल पॉलिटिकल फ्रेम है। किसका? यूनाइटेड नेशन का फ्रेम है। यूनाइटेड नेशन का हाई लेवल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है यूनाइटेड नेशन का। गठित किया था इसको कोपेनहेगन सम्मेलन 2012 में। यहाँ पे आपके चारों पॉइंट जितनी भी बातें आ रही हैं वो हैं। कोपेनहेगन सम्मेलन 2012 में इसको गठित किया। और 2012 का सम्मेलन कब हुआ था? 2017 में। कोपेनहेगन सम्मेलन 12वां है लेकिन हो रहा 2017 में है। ये यूनाइटेड नेशन ने इसको, यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन में इसको गठित किया, लेकिन इसका सम्मेलन किसका? इसका, मैं इसको हटा रही हूं, कंफ्यूज करोगे इसलिए। इसका सम्मेलन प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक परिषद करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको कोपेनहेगन सम्मेलन में बनाया, लेकिन इसकी हर वर्ष मीटिंग कहाँ होती है? संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक परिषद में। ये ध्यान रखना है, क्योंकि टिक लगेगा महासभा पे, टिक लगेगा यूनाइटेड नेशन पे, लेकिन इसका काम सामाजिक आर्थिक परिषद करती है। अब ये कह रहा है, इनका कहने का मतलब है जो ये कोपेनहेगन है, जलवायु और पर्यावरण और स्वच्छता से संबंधित जो सम्मेलन है, इन्होंने बहुत बार कह लिया वैश्वीकरण करो, वैश्वीकरण, लेकिन वैश्वीकरण कब होगा? जब स्थानीयकरण होगा। अब उल्टा चल रहा है, वैश्वीकरण से स्थानीयकरण की ओर। इन्होंने कहा है हर देश से अपनी डिटेल दो कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो ये जो रिपोर्ट है वैश्वीकरण से स्थानीयकरण की ओर, ये 2030 तक हर राष्ट्र ने पूरी कर लेनी है और हर राष्ट्र इस पे काम कर रहा है। लेकिन भारत कैसे काम कर रहा है? भारत ने कौन सा आयोग गठित किया है इसके लिए?
तो भारत ने इसके लिए आयोग गठित किया है, स्वैच्छिक आयोग। नेशनल स्वैच्छिक आयोग, NVR 2030 तक का लक्ष्य पाने या ना पाने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार है। NPR ने इस सम्मेलन में अपनी दूसरी रिपोर्ट दी है। NPR को बनाया है नीति आयोग ने। तो मैं इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करने जा रही हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ की हाई लेवल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में भारत के NPR ने अपनी दूसरी रिपोर्ट रखी है। NPR का उद्देश्य है भारत के सतत विकास कार्यक्रम से संबंधित LPR ने अपनी दूसरी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक सभा में रखा है। NPR की नियुक्ति आयोग को किसने बनाया है? नीति आयोग ने बनाया है। NPR भारत के सतत विकास 2030 के लिए काम कर रहा है। कौन सा 2030 का सतत विकास है? 17 SDR, सस्टेन डेवलपमेंट, हाँ SDG ग्रोथ, 17 SDG ग्रुप है। इसके ऊपर भारत काम कर रहा है। लेकिन भारत किसके थ्रू काम कर रहा है? NVR के थ्रू काम कर रहा है। NVR थ्रू ने अपनी दूसरी रिपोर्ट दी है। हमारी रिपोर्ट का थीम क्या था? कार्यान्वयन दशक कार्यक्रम, डिकेड एक्शन डिकेड। 10 वर्षों में हम ये कार्यक्रम अचीव कर लेंगे। तो NPR पूरी तरीके से जिम्मेवार है वैश्विक स्थिति में भारत की सतत विकास की रिपोर्ट बनाने के लिए। तो अब यूनाइटेड कन्वेंशन में कोपेनहेगन सम्मेलन तो इम्पोर्टेंट हो गया। मॉन्ट्रियल संधि कब हुई, अर्थ संधि कब हुई, जिनेवा दिवस में क्या हुआ, सब देखना पड़ेगा। तो जब आपकी साइंस एंड टेक की क्लासेस होंगी, उसमें जब आयोग का बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक होगा, उसमें ये सारे एक चेन से आएंगे। ठीक है, हो गया क्लास।